कहानियों की दुनिया अतुल विश्नोई की जुबानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी जावा से पलायन का दूसरा भाग। लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। भोर की पहली किरण के साथ एक ट्रक हमारे घर के सामने आकर रुका। उसे एक डच व्यापारी मिस्टर हुकेंस चला रहे थे, जो मेरे पिताजी के साथ काम करते थे। सोनो पहले से ही गुड बाय कहने के लिए गेट पर खड़ा था। मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है, उसने कहा। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरी हथेली में एक चिकनी ठोस चीज रख दी। मैंने उसे पकड़ लिया और रोशनी के सामने लाकर देखा। वो एक नन्हा खूबसूरत सी हॉर्स, समुद्री घोड़ा था, हल्के नीले जेड, जो एक कीमती पत्थर था, का बना हुआ। ये तुम्हारे लिए अच्छी किस्मत लेकर आएगा, सोनू ने कहा। थैंक यू, मैंने कहा। मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगा। और मैंने वो नन्हा सी हॉर्स अपनी जेब में रख लिया। चलो अंदर बैठो बेटा, पिताजी ने कहा, और मैं आगे की सीट पर उनके और मिस्टर हुकेंस के बीच में बैठ गया। जब ट्रक का इंजन चालू हुआ तो मैंने मुड़कर सोनू की तरफ हाथ हिलाया। वो मुस्कुराता हुआ अपने बागीचे की दीवार पर बैठा था। उसने मुझे पुकार कर कहा, हम सब जगह जाएंगे, हमें कोई नहीं रोक पाएगा। जब ट्रक सड़क के अंत तक पहुंच गया तब भी वो अपना हाथ हिला रहा था। हमारा ट्रक बटाविया की सूनी शांत सड़कों पर जले हुए ट्रक और ध्वस्त इमारतों को पार करता हुआ बढ़ रहा था। कुछ समय बाद हम उस सोते हुए शहर को काफी पीछे छोड़कर वनाच्छादित पहाड़ियों पर चढ़ रहे थे। रात को बारिश हुई थी और जब हरियाली से भरी पहाड़ियों के ऊपर सूरज की किरणें पड़ रही थीं, तो पेड़ पौधों की गीली पत्तियां चमक रही थीं। जंगल की रोशनी गहरे हरे रंग से बदलकर हरियाली लिए सुनहरे रंग की हो गई थी, और कहीं कहीं पर खिले तुरही के आकार के फूलों के रंग के कारण सुर्ख लाल या नारंगी भी। उन सभी अद्भुत फूलों और पौधों के नाम जान पाना असंभव था। वो सड़क एक घने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वन के बीच से रास्ता काटकर बनी थी, और उसके दोनों तरफ जैसे धूप पाने के लिए लगे हुए पेड़ एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। लेकिन उन्हें उन लताओं और बेलों ने जकड़ रखा था जो उन संघर्षरत पेड़ों पर अपने आहार के लिए निर्भर थीं। कभी कभी कोई जेला रंग, जावा में पाई जाने वाली एक बड़ी गिलहरी, ट्रक की आवाज से भयभीत होकर पेड़ों के बीच से निकल कर आती और फिर वन की गहराई में गायब हो जाती। हमने बहुत से पक्षी देखे, मोर, जंगल फाउल, और एक बार सड़क के किनारे शान से खड़ा कलगीदार कबूतर भी देखा, जिसका विशाल आकार और शानदार कलगी इतनी दूर से भी हमें मंत्रमुग्ध कर रहे थे। मिस्टर हुकेंस ने ट्रक की गति धीमी कर दी ताकि हम उस अद्भुत पक्षी को अच्छी तरह देख सकें। उसने अपना सिर झुकाया तो उसकी कलगी जमीन को स्पर्श करने लगी। फिर उसने अपने मुंह से टर्की की आवाज के बजाय एक धीमी खोखली सी आवाज निकाली। जब हम एक छोटी सी क्लियरिंग, वन में एक साफ और खाली स्थान पर पहुंचे तो नाश्ता करने के लिए रुक गए। उसके आसपास काली हरी सुनहरी तितलियां मंडरा रही थीं। वन का सन्नाटा सिर्फ हवाई जहाजों की आवाज से भंग हो रहा था, उन जापानी लड़ाकू विमानों की आवाज से जो शायद बटाविया या कहीं और बमबारी करने जा रहे थे। मुझे सोनू का ख्याल आ गया और मैं सोचने लगा कि वो घर पर क्या कर रहा होगा। शायद ग्रामोफोन पर गाने सुन रहा होगा। हमने उबले अंडे खाए और थर्मस में से चाय पी और एक बार फिर ट्रक में बैठकर अपने सफर पर चल दिए। शायद उसके बाद मुझे नींद आ गई थी, क्योंकि जो अगली चीज मुझे याद है वो ये है कि हम तेजी से एक ढलवां और घुमावदार सड़क पर जा रहे थे और मुझे दूर एक शांत नीली खाड़ी नजर आ रही थी। हम फिर समुद्र के पास पहुंच गए, मैंने कहा। तुम ठीक कह रहे हो, मेरे पिताजी ने कहा, लेकिन अब हम बटाविया से लगभग 100 मील दूर आ चुके हैं, द्वीप के दूसरे हिस्से में। तुम जिसे देख रहे हो वो सुंदरा स्ट्रेट्स है। फिर उन्होंने खाड़ी के पानी में खड़ी हुई एक चमकीली सफेद चीज की ओर इशारा किया। वो रहा हमारा जहाज, उन्होंने कहा। सी प्लेन, समुद्री विमान, मैंने उत्साहित होकर कहा। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था। ये हमें कहाँ ले जाएगा? शायद बॉम्बे, मुझे ऐसी उम्मीद है।
हमारे पास ज्यादा जगहें बची कहाँ हैं जाने के लिए। वो एक पुराना सा सी प्लेन था। कोई भी उसका कप्तान, उसके पायलट को कप्तान कहा जाता था, इस बात का दावा भी नहीं कर सकता था कि वो टेक ऑफ कर पाएगा। मिस्टर हुकिंस हमारे साथ नहीं आ रहे थे। उन्होंने बताया कि प्लेन अगले दिन उनके लिए वापस आने वाला था। मेरे पिताजी तथा मेरे अलावा 4 और यात्री थे और एक के अलावा सभी डच थे। वो अकेला यात्री लंदन का था, एक मोटर मैकेनिक, जो जावा में तब छूट गया था जब उसकी टुकड़ी को वहां से बचाकर निकाला गया था। उसने बाद में हमें बताया कि उसे चीनी आवास में एक बार नींद आ गई थी और कुछ घंटों बाद वो उठा तो उसे पता चला उसकी रेजिमेंट वहां से निकल चुकी थी। वो कुछ अस्त व्यस्त सा लग रहा था। उसकी शर्ट का ऊपर वाला बटन टूटा हुआ था, लेकिन हमारी तरह अपना कॉलर खुला छोड़ देने के बजाय उसने एक बड़ा सा सेफ्टी पिन लगाया हुआ था, जो उसकी चटक गुलाबी टाई के पीछे से झांक रहा था। आपको यहां देखकर मुझे राहत महसूस हो रही है सर, उसने मेरे पिताजी से हाथ मिलाते हुए कहा। जैसे ही मैंने आपको देखा मैं समझ गया कि आप यॉर्कशायर से हैं। ये हमारे सॉन्ग फ्राइड यानी आत्मसंयम और धैर्य से पता चलता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? उसका मतलब था सैंग फ्राइड, जो एक फ्रेंच शब्द था। अभी तक मैं इन अजीब सी भाषा बोलने वाले विदेशियों के साथ फंसा हुआ था, जिनकी बकबक का एक शब्द भी मेरी समझ में नहीं आ रहा था। आपको लगता है ये पुराना सा टब हमें यहां से बचा के ले जाएगा? हाँ, कुछ ये डामाडोल तो लग रहा है, पिताजी ने कहा। इसे देखकर लग रहा है कि ये सबसे पहले बने फ्लाइंग बोट्स में से एक है। ये हमें बॉम्बे तक भी पहुंचा दे तो बहुत है। मैं तो बस जावा से बाहर निकलना चाहता हूं, हमारे नए साथी ने कहा। मेरा नाम मगरिज है। आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर मगरिज, पिताजी ने कहा। मेरा नाम बॉन्ड है, ये मेरा बेटा है। मिस्टर मगरिज ने मेरे बालों पर हाथ फिराया और मेरी ओर देखकर अपनी एक आंख दबा दी। कप्तान हमें अपने साथ एक छोटी सी डोंगी में बैठने के लिए बुला रहा था, जो हमें कुछ दूर खड़े समुद्र विमान तक ले जाने वाली थी। हमारी यात्रा शुरू होने वाली है, मिस्टर मगरिज ने कहा। प्रार्थना कर लो और मनाओ कि हम सकुशल यहां से निकल जाएं। विमान के उड़ने में काफी समय था। उसे पानी में कई बार चलना पड़ा और फिर एक शराबी की तरह डगमगाते हुए वो धीरे धीरे स्वच्छ नीले आसमान की ओर उड़ने लगा। एक पल के लिए तो मैं सोचने लगा था कि हम समुद्र में ही जाने वाले हैं। मिस्टर मगरिज अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए बोले, और मछली की बात करें तो मैं एक प्लेट फिश और चिप्स और एक बोतल बियर के बदले अपना 1 सप्ताह का वेतन देने को तैयार हूं। मैं बॉम्बे में तुम्हारे लिए बियर खरीद दूंगा, मेरे पिताजी ने कहा। आप अंडा लेंगे? मुझे याद आया कि हमारे बैग में अभी भी कुछ उबले अंडे बचे हुए हैं। शुक्रिया दोस्त, मिस्टर मगरिज ने तत्परता से एक अंडा स्वीकार करते हुए कहा। एक असली अंडा। मैं पिछले 6 महीनों से अंडों के पाउडर से काम चला रहा हूं। आर्मी में वही मिलता है, और मैं आपको बता रहा हूं कि वो भी मुर्गी के अंडों से नहीं बनता, कछुए या मुर्गाबी के अंडों से बनता है। नहीं, मेरे पिताजी ने भावहीन चेहरे से कहा, सांप के अंडों से। मिस्टर मगरिज का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन वे जल्दी ही संभल गए और फिर 1 घंटे तक लगातार दुनिया भर के विषयों पर बोलते रहे, जिनमें चर्चिल, हिटलर, रूजवेल्ट, महात्मा गांधी और बेट्टी ग्रैबल भी शामिल थे। अंतिम नाम अपनी खूबसूरत टांगों के कारण मशहूर था। यदि उन्हें मौका मिला होता तो वे बॉम्बे पहुंचने तक बोलते रहते, लेकिन तभी हमारे प्लेन में एक थरथराहट हुई और वो फिर से हिचकोले खाने लगा। मुझे लगता है इसका इंजन परेशान कर रहा है, पिताजी ने कहा। जब मैंने खिड़की के कांच से बाहर झांका तो मुझे लगा जैसे समुद्र की लहरें तेजी से हमसे मिलने आ रही थीं। सह पायलट यात्रियों के केबिन में आया और वो डच भाषा में कुछ बोला। यात्रियों के चेहरे पर घबराहट दिखने लगी और वे जल्दी जल्दी अपनी सीट बेल्ट्स बांधने लगे। आखिर उस बेवकूफ ने कहा क्या? मिस्टर मगरिज ने पूछा। मुझे लगता है उसे प्लेन छोड़ना पड़ेगा, पिताजी ने कहा, जो इतनी डच जानते थे कि उसने जो कहा था उसका अंदाजा लगा सके। ये क्या कह रहे हैं आप? मिस्टर मगरिज घबरा कर बोले। ईश्वर हमारी मदद करे। और बॉम्बे अभी कितनी दूर है सर? अभी सैकड़ों मील दूर है, पिताजी ने कहा।
क्या तुम तैरना जानते हो दोस्त? मिस्टर मगरिज ने मेरी ओर देखते हुए पूछा। हाँ जानता हूं, लेकिन मैं बॉम्बे तक तैर कर नहीं जा सकता। आप कितनी दूर तक तैर सकते हैं? एक बाथटब की लंबाई जितना, उन्होंने जवाब दिया। चिंता मत करो, पिताजी ने कहा। बस इतना ध्यान रखो कि तुम्हारी लाइफ जैकेट ठीक से बंधी है। हमने अपनी लाइफ जैकेट संभाली। पिताजी ने मेरी जैकेट को 2 बार जांच कर सुनिश्चित कर लिया कि वो ठीक से बंधी हुई थी। पायलट ने अब तक दोनों इंजन काट दिए थे और विमान गोल गोल घूमते हुए नीचे आ रहा था, लेकिन वो विमान की गति को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था, इसलिए विमान एक ही तरफ झुक रहा था। सही तरीके से लैंड करने के बजाय वो अपने एक पंख की नोक के बल नीचे उतरा और इस वजह से समुद्र की तेज लहरों के बीच विमान जोरों से चक्कर खाने लगा। जब उसने पानी का स्पर्श किया तो एक जोरदार झटका लगा और यदि हमने सीट बेल्ट्स नहीं बांधी होती तो निश्चित रूप से हम गिर पड़ते। फिर भी मिस्टर मगरिज का सिर आगे वाली सीट से टकरा ही गया और फिर उनकी नाक से खून बहने लगा और जुबान से गालियां निकलने लगीं। जैसे ही विमान स्थिर हुआ, पिताजी ने मेरी सीट बेल्ट खोल दी। हमारे पास बर्बाद करने के लिए बिल्कुल समय नहीं था। केबिन में पानी भरना शुरू हो गया था और सभी यात्री सिवाय एक के, जो गर्दन टूटने के कारण अपनी सीट पर मृत पड़ा था, बाहर निकलने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। सह पायलट ने एक लीवर खींचा तो दरवाजा खुल गया और हमें समुद्र की ऊंची लहरें जख्मी विमान के किनारों पर आक्रमण करती हुई दिखाई देने लगी। पिताजी मेरा हाथ पकड़कर मुझे निकास की ओर ले जा रहे थे। जल्दी करो बेटा, वे बोले, हम बहुत देर तक पानी के ऊपर नहीं रह पाएंगे। जरा मदद कीजिए, मिस्टर मगरिज अपनी लाइफ जैकेट से संघर्ष करते हुए चिल्लाए। एक तो मेरी नाक से खून बहता जा रहा है और ये लाइफ जैकेट अटक गई है। पिताजी ने पहले उसकी जैकेट ठीक करने में मदद की और फिर उन्हें हमसे पहले गेट से बाहर निकाल दिया। जब हम तैर कर सी प्लेन से दूर जा रहे थे, मिस्टर मगरिज भी हमारी बगल में जोर से हाथ पैर चला रहे थे। हमें पानी में मौजूद अन्य यात्रियों का भी ध्यान था। उनमें से एक ने डच भाषा में चिल्लाकर हमें अपने पीछे आने के लिए कहा। हम उसके पीछे तैरते हुए डिंगी की ओर जा रहे थे, जो हमारे पानी में उतरते ही खोल दी गई थी। लहरों पर मचलती वो पीले रंग की डिंगी हमारे लिए उतनी ही सुखदायी थी जितनी की जमीन। जितने भी यात्रियों ने प्लेन छोड़ा था, वे सभी डिंगी में चढ़ने में कामयाब हो गए। हम कुल मिलाकर 7 थे, ठसाठस भरे हुए। हम डिंगी में ठीक से बैठे ही थे कि मिस्टर मगरिज, जो अभी भी अपनी नाक को पकड़े हुए थे, बोले, वो गया हमारा प्लेन। हम असहाय से देखते रहे और समुद्री विमान धीरे धीरे बिना कोई आवाज किए लहरों के नीचे समा गया। डिंगी में भी काफी पानी भर गया था। जल्दी ही हर कोई उसे निकालने में व्यस्त हो गया। मग से, हैट से, कुछ नहीं मिला तो हाथों की अंजुली से। एक जगह हल्का सा उभार था और बार बार डिंगी पानी से आधी भर जाती थी, लेकिन आधे घंटे में सबने मिलकर लगभग पूरा का पूरा पानी बाहर निकाल दिया। उसके बाद बारी बारी से पानी निकालने का काम करना संभव हो गया। 2 लोग पानी निकालते और बाकी आराम करते। मुझसे इस काम में मदद करने की कोई उम्मीद नहीं कर रहा था, फिर भी मैंने मदद की, पिताजी की 16 टोपी का इस्तेमाल करके। हम कहाँ हैं? एक यात्री ने पूछा। किसी भी जगह से बहुत दूर, दूसरे ने जवाब दिया। हिंद महासागर में कुछ द्वीप तो होंगे ही, लेकिन उनमें से एक तक पहुंचने के पहले हमें कई दिनों तक समुद्र में रहना पड़ सकता है, कई दिन या कई हफ्ते भी, कप्तान ने कहा। चलो हम अपने राशन पर नजर डाल लें। डिंगी में जरूरत की पर्याप्त खाद्य सामग्री थी। बिस्किट्स, किशमिश, चॉकलेट्स हमने अपनी खो दी थी और 1 सप्ताह चलने जितना पानी भी था। एक फर्स्ट एड बॉक्स, जरूरी दवाओं का डिब्बा भी था, जिसका फौरन ही इस्तेमाल कर लिया गया, क्योंकि मिस्टर मगरिज की नाक को उपचार की सख्त आवश्यकता थी। कुछ और यात्रियों को भी छोटी मोटी चोटें या खरोंचें लगी थीं। एक यात्री को सिर में जोर की चोट लगी थी और ऐसा लग रहा था कि उसकी याददाश्त चली गई है। अभी आप सुन रहे थे अतुल विश्नोई की आवाज में
रस्किन बॉन्ड की कहानी जावा से पलायन का दूसरा भाग, कहानी का तीसरा भाग हमारे अगले संस्करण में। दोस्तों, कहानियों की दुनिया अतुल विश्नोई की जुबानी को और अधिक दिलचस्प बनाने के लिए हमें आपके सुझावों और टिप्पणियों का इंतजार रहेगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए